Assalamu alaikum. Welcome to another video. I am Ahmad Raza, the head of English Proficiency Tests at Edify Group of Companies. आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रीऑर्डर पैराग्राफ्स के ऊपर, उनकी क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं, उसको कैसे कर सकते हैं. what is an effective way to do the reorder paragraph, which is a part of a reading section. It is one of those questions जिसको आप बहुत ज़्यादा अगर ना भी इसकी फिक्र करो तो it's fine, but you can't neglect it because it does add a lot of marks. Not a lot of, but it does add significant amount. के we can't ignore it. Like we ignore the multiple choice questions. Reorder paragraph is a sort of a question which इज़ नॉट इग्नोरेबल. तो हमने इसको देखना है कि इसमें क्या कर सकते हैं. ज़्यादा लंबा जोड़ा प्रोसेस नहीं है, बहुत आसान सी इसकी दो स्ट्रैटेजीज़ हैं और फिर उन दो स्ट्रैटेजीज़ को हम देखेंगे विद रियल टाइम एग्जांपल्स फ्रॉम द प्लेटफॉर्म दैट वी आर यूजिंग हियर एट एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज, और फिर हम देखेंगे कि हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. Before moving to the video, I have an announcement that I wanted to make. You must have seen the reels as well. We are having the IELTS and PT related open house on 21st of September, Saturday, in the head office, which is in Faisalabad of Edify Group of Companies, from 1 to 5 p.m. Any one of you can come. You can get to meet the representative of the British Council and the Pearson as well. You can ask them question. You can ask us question. आप हमसे हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में पूछ सकते हो जो हम यूज़ कर रहे हैं. आप हमारे पास हमारी जो बुक्स हैं IELTS और PT की दोनों बुक्स, उनके बारे में पूछ सकते हो. You can purchase those books if you really wish to. So all of these things will be available in that open house. Now let's get back to the video. Reorder paragraph. All right. So now let's first start with the rules. There are two rules and we will break it down into two major steps. Rule number one is you need to find an independent sentence. You must have heard it before. आपने बहुत ज़्यादा जहाँ पे भी आपने सर्च किया होगा और आपको यही सुनने को मिला होगा कि जी इंडिपेंडेंट सेंटेंस ढूंढ लो, और अगर आपको इंडिपेंडेंट सेंटेंस मिल जाता है तो वो आपका ऊपर चला जाएगा. बट व्हाट एक्चुअली इज़ द इंडिपेंडेंट सेंटेंस, वी जस्ट गोइंग टू लुक एट दैट. ठीक है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस आखिर है क्या? इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट इंट्रोड्यूसेस द टॉपिक और गिव्स द जर्नल आइडिया. ऐसा कोई भी सेंटेंस जो टॉपिक को इंट्रोड्यूस करे. फॉर एग्जाम्पल, आपका टॉपिक कोरल रीफ्स के ऊपर है और आपका सेंटेंस जो वो कोरल रीफ्स को डिफाइन कर रहा है, वो पहली बार वो यूज़ हो रहा है. आगे उन्होंने दे इट का यूज़ किया हुआ है, लाइक दे का यूज़ किया हुआ है बिकॉज रीफ्स. तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इस सेंटेंस के अंदर कोरल रीफ्स को डिफाइन किया जा रहा है. सो दैट इज़ गोइंग टू बी योर इंडिपेंडेंट सेंटेंस. इट स्टैंड आउट इटसेल्फ. ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. अक्सर औकात ऐसा होता है कि दो सेंटेंसेस ऐसे लग रहे होते हैं कि इनमें जो है वो कहीं ना कहीं डेफिनेशन की बात हो रही है, इनमें कुछ ना कुछ इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है. तो आई एम नॉट श्योर कि विच वन विल गो ऑन द टॉप. तो उस केस के अंदर व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन थिंक फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव कि इनमें से कौन सा सेंटेंस इन इटसेल्फ स्टैंड आउट कर सकता है. इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है जिसको किसी भी सपोर्टिव सेंटेंस की ज़रूरत नहीं होती है, जो खुद में एक सेंस बना रहा होता है. ऐसा सेंटेंस जो आप पढ़ो और आपको कंप्लीट उसकी सेंस बने, आपको ये ना हो कि मुझे इसके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए. ठीक है, उसको हम इंडिपेंडेंट सेंटेंस कहते हैं. नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर सेंटेंस और क्लॉज और एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन. दिस इज व्हाट आई हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट, एंड इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ सेंटेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ अ पर्सनस नेम, एनी टेक्निकल टर्म, बुक टाइटल, रिसर्च नेम, प्लेसेस. ठीक है, हमारे पास एक जो प्रोनाउन और एंटीसीडेंट वाला एक जो कॉन्सेप्ट होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एंटीसीडेंट पहले यूज़ कर रहा हूँ लाइक अहमद, और बाद में मैं हर दफ़ा प्रोनाउन यूज़ करूँगा ही, तो मैं बार बार अहमद का नाम यूज़ नहीं करूँगा. ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर हमारा एंटीसीडेंट आ रहा है, हमारा मेन जो नाउन है वो आ रहा है, तो हमेशा वो कहीं ना कहीं जो है वो आपका इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा. ये सारी वो चीज़ें जिसका आप ख्याल रख सकते हो. बारी बारी इन सारों को गो थ्रू करो. मतलब सबसे पहले आई थिंक वेन एवर यू विल गेट अ सेंटेंस, द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड गो फॉर इज़ टू फिगर आउट वेदर दिस इज़ in itself making sense or not. If it is, that is definitely going to be your independent sentence, and that is the easiest choice that you can select. Now, the rule number 2. Imagine that you have selected the independent sentence. अब आगे क्या उससे? ठीक है, अब अगले sentences को connect करने के लिए हमारे पास rule number 2 आता है, which is finding the following sentences, subject, verb and object rule. It's really useful. The object in the first sentence becomes the subject in the second sentence. आपने ये देखना है कि जो मैंने इंडिपेंडेंट सेंटेंस सेलेक्ट किया है उसका सब्जेक्ट क्या है, और फिर नीचे दिए गए सेंटेंसेस जो कि बाकी सेंटेंसेस हैं उनमें से वो सब्जेक्ट किस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है फर्स्ट सेंटेंस का, और वो किस सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है. मैं थोड़ा सा उसको सफल कर दिया, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ. आपने ये देखना है कि आपका जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट सेंटेंस है उसमें ऑब्जेक्ट क्या था, जो भी ऑब्जेक्ट है वो किस सेंटेंस में सब्जेक्ट बन रहा है. That is going to be the next sentence because that will connect really well. ठीक हो गया? In simple words, the next sentence will always give more information about the previous sentence. Let's say ये थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है आपके लिए और आपको नहीं समझ आ रहा कि सब्जेक्ट वर्ब ये वो फलाना ढमकाना. सिंपल आपने ये देखना है कि जो बात एंडिंग है किस सेंटेंस में, स्टार्टिंग वहीं से है जहाँ से पिछले सेंटेंस की एंडिंग है, यानी कि मैच कर रही है.
अभी मैं एग्जाम्पल दिखा के तुम्हें समझाऊंगा तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगा, बट जस्ट कीप इन माइंड. So I'll just reiterating the two rules. Number one is that you are going to find the independent sentence. Secondly, you will try to see कि किस जो independent sentence है उसकी जो ending है वो किस sentence की start है, और फिर second sentence की जो ending है वो किस sentence का start है. तो इस तरह से आप ending को starting को connect करते जाओगे, and that is how you will have the complete reorder paragraph, right? Okay, now let's move towards the example. It is fairly simple example and don't worry, I will move towards the difficult examples as well. अच्छा जी, अब इस example में अगर आप देखो तो हमारे पास क्या है, वो कह रहा है कि जी they are still working together on a new project. It was built a year ago with the help of the workers. All of them had years of experience. The woman built the strong wall. अब देखो, the woman built a strong wall. इसके अंदर हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम. बाकियों में जैसे ऑल ऑफ देम से स्टार्ट हो रहा है थर्ड सेंटेंस, तो हमें पता है कि देयर इज सम इन्फॉर्मेशन विच इज़ मिसिंग. इट वॉज बिल्ट, वट वॉज बिल्ट, द वॉल हैजंट बीन इंट्रोड्यूस्ड येट. रिमेंबर दैट एंटीसेडेंट एंड प्रोनाउन. दे आर ऑल वर्किंग, who are working, we don't know yet, right? So if we will start from the fourth one, the women built a strong wall. It is something which is dependent in itself. ये independent sentence क्यों है? Remember, वो सेंटेंस जो कि खुद में सेंस बना रहा है, जिसको किसी और सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है, वो हमारा इंडिपेंडेंट सेंटेंस है. सो वी कैन कॉल इट इंडिपेंडेंट सेंटेंस. सो इट विल गो ऑन टॉप. द वुमेन बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग वॉल. नाउ वी हैव इंट्रोड्यूस्ड स्ट्रॉन्ग वॉल इन दिस फर्स्ट सेंटेंस. और मैंने कहा था कि जो फर्स्ट सेंटेंस की एंडिंग है आपने देखना कि किस सेंटेंस का स्टार्ट उधर से हो रहा है. अब इनमें से जो वॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस हमारा, जो कि कह रहा है कि इट वाज बिल्ट अ ईयर अगो विद द हेल्प ऑफ 3 वर्कर्स. पिछले सेंटेंस में वॉल्स पर एंड कर रहा है, यानी शी बिल्ट अ वॉल, मतलब वुमेन, द वुमेन, औरतों ने जो मिलकर है वो एक स्ट्रॉन्ग वॉल क्रिएट की है. इट वाज बिल्ट अ ईयर अगो. सो इट किसको रेफर कर रहा है? उसी दीवार को जो कि उन्होंने बिल्ड किया है. तो दिस इज़ हाउ इट विल गेट कनेक्टेड एंड दैट इज़ वाई इट विल बिकम ओवर सेकेंड सेंटेंस. एंड देन इट, इसके अंदर अब ये देखो सेकेंड सेंटेंस के एंड पर 3 वर्कर्स का जिक्र है, और अगला सेंटेंस ऑल ऑफ देम को रेफर कर रहा है, यानी ऑल ऑफ देम उन 3 को रेफर कर रहा है. ठीक है, हैड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. नाउ वी नो इट मेक सेंस. अगर ऑल ऑफ देम शुरू में लगता तो इट वोंट मेक एनी सेंस कि कौन ऑल ऑफ देम. नाउ वी नो इट वाज बिल्ट अ ईयर अगो विद द हेल्प ऑफ 3 वर्कर्स एंड ऑल 3 of them have a year of experience, and obviously the only option that we're left with will come in the end. They are all still working together on a new project. So the ending of every sentence is perfectly connecting with the start of the other sentence, and when you will arrange them like that, you will have a decent reorder paragraph. Right? All right, let's move to a difficult example and try to solve that with the same 2 rules जो हमने apply किए हैं. अच्छी बात यह है कि there are not so many rules to just remember, only 2 things. First of all, we need to find an independent sentence. Let's read out. अच्छा, ice volcanoes are not real volcanoes. Bleaching magma, they are like volcanoes of other planets which erupt frozen. Again, it is kind of a treat to get to see them. अब ये थोड़ा सा मतलब इस तरह से स्टार्ट हो रहा है कि it can never go on the top, so it will never be an independent sentence. But से स्टार्ट हो रहा है, it will never be an independent sentence. Ice does also we do weird things on the Great Lakes. इसमें sort of ice उसको जिक्र है, तो yes, proper noun, और हमारे पास उसका नाम है. These earthly ice volcanoes, these is referring to something like वही antecedent वाली चीज़. So this will not be an independent sentence. Now we are left with 2 things. Ice does all kind of weird things on the Great Lakes in Michigan. It forms perfect balls on the shore and piles up in a heaving ice tsunamis. Ice volcanoes are not real volcanoes. Belching magma, they are like volcanoes. This is sort of an introduction, or ye is like an explanation of that. So I will definitely go with this. ये थोड़ा सा उसका explanation वाला part है. Ice does all kind of weird things in the Great Lakes in Michigan. ये उसको introduce करवा रहा है. Perfect balls on the shore of piles and heaving like tsunamis and all those things. So our independent sentence is going to be this one. Let's call it 1, 2, 3, 4, 5. So we will have 4 on the top, right? We have found the independent sentence. I am erasing all of this now, and this is our independent sentence. So I'm gonna call it 1. और यहाँ पर हमने लिख दिया first is sorry, this is 1
and we have our independent sentence. Now, second rule starts applying from this point onward. अब हमने देखना है इसकी ending किसके start के साथ जाकर connect हो रही है. अच्छा, अब ये end हो रहा है हमारे पास के it forms perfect balls on the shore and piles up in a heaving ice tsunamis. Acha, these are the ice volcanoes have three ingredients: water, freezing temperatures, and choppy waters. But maybe the most exciting of the Great Lakes ice spectacles are the ice volcanoes. ठीक है, इसके अंदर आइस का इंट्रोडक्शन था. इस जो फर्स्ट वाला है इसमें देखो आइस वोल्केनोस को एक्सप्लेन किया हुआ है. इसमें वो मेंशन ये कर रहा है इस सेंटेंस में कि आइस वोल्केनो जो है वो सबसे एक्साइटिंग फॉर्म है. आइस डज ऑल काइंड ऑफ वियर्ड थिंग्स. उसने एक जनरल ब्रॉडर टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया. ठीक है, एंड इट फॉर्म्स परफेक्ट बॉल्स ऑन द शोर, और बताया कि वो बनता कैसे सारा कुछ. ये वाला सेंटेंस, बट मे बी द मोस्ट एक्साइटिंग ऑफ द ग्रेट लेक्स, और इसके अंदर ग्रेट लेक्स और यहाँ पर बट द मोस्ट एक्साइटिंग ऑफ द ग्रेट लेक्स आइस स्पेक्टेकल्स आर ऑफ द ice volcanoes. So this is going to be our second sentence. Let's call it the second sentence, and we will have 3 here. All right. Now, we are done with the 2. अब इसकी जो ending है, ice spectacles are the ice volcanoes. अब हमने ये देखना है कि किस में इसका जो एंडिंग है sort of वो किसके स्टार्टिंग से मैच कर रहा है. अब अगर हम सेकंड पढ़ के देखें, इट इज़ काइंड ऑफ अ ट्रीट टू गेट टू सी दैम एज गेट टू सी दैम. अभी लग रहा है कि ये थोड़ा सा एज इट रिमाइंड यू ऑफ हाउ लकी यू आर बी टू एबल टू आइस वोल्केनोस. थोड़ा सा आइस वोल्केनोस का जिक्र और होना चाहिए, राइट. अभी तो इसने आइस वोल्केनोस यहाँ पर एंडिंग पर है, और हमने ऐसा सेंटेंस देखना जिसके स्टार्ट में हो. इसमें दीज अर्थली की बात है, इसमें इट्स काइंड ऑफ अ ग्रेट टी है. आइस वोल्केनोज आर ऑफ रियल वोल्केनोज, इसके अंदर उसने सॉर्ट ऑफ बड़ा स्पेसिफिकली उसी बात को किया है. तो हमारा ये जो इसका एंड है वो इसके स्टार्ट से मैच कर रहा है. सो दिस इज गोइंग टू बी ओवर थर्ड सेंटेंस, एंड द सीक्वेंस वुड बी लाइक दिस. यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाए. सो वी आर डन विथ 3. ओके, अब इसका जो एंडिंग है हमने उसके ऊपर फोकस करना है. लाइक दे आर वोल्केनोज, अदर प्लैनेट्स विच एरप्ट फ्रोजन लिक्विड लाइक अमोनिया एंड वाटर, इसमें से आ रहा है. और इट इज़ काइंड ऑफ अ ट्रीट टू गेट टू सी दैम, और दीज अर्ली आइस वोल्केनोज हैव 3 इंग्रेडिएंट्स. लाइक देखो, अदर प्लैनेट्स दे आर लाइक वोल्केनोज ऑफ अदर प्लैनेट्स विच erupt फ्रोजन लिक्विड लाइक अमोनिया एंड वाटर. दीज अर्ली आइस वोल्केनोज हैव 3 इंग्रेडिएंट्स. यहाँ पर भी उसने सॉर्ट ऑफ उसके कॉम्बिनेशन का जिक्र किया, और इस सेंटेंस में भी वो बता रहा है कि इट हैज़ 3 इंग्रेडिएंट्स: वाटर, फ्रीजिंग टेम्परेचर एंड चॉपी वाटर्स. यानी उससे ही मिलता जुलता है, जबकि इट इज़ नॉट रेलिवेंट टू दैट. तो अब हमने इस वाले को सेलेक्ट करना है एज ओवर फोर्थ सेंटेंस, एंड हेयर वी विल हैव लाइक 5, और हमारे पास एक ही सेंटेंस पीछे रह गया जो कि इट इज़ द सेकेंड वन आई बिलीव, और यहाँ पर हमारा जो है वो 5th आ जाएगा. सो दिस बॉयज एंड गर्ल्स इज व्हाट is going to be the correct order for our this particular reorder paragraph wala question. Let's look at another difficult example. Now we have 1, 2, 3, 4, 5 sentences. Children whose curiosity survives parental discipline are invited to join our university in the eyes of a scholar. अब सबसे पहले हमने माइनस कर रहे हैं कि कौन से हमारे जो हैं वो इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं हो सकता. इन द आइज ऑफ द स्कॉलर से स्टार्ट हो रहा है, हम इसको माइनस कर देंगे. पेरेंट्स डू देयर बेस्ट टू एक्सटिंग्विश क्यूरियोसिटी इन देयर चिल्ड्रन बिकॉज इट मेक्स लाइफ डिफिकल्ट टू बी फेस्ड एवरीथिंग. स्ट्रिंग द वर्ल्ड dismisses curiosity by calling it idle or more. Within the university, they go on asking, this can't be the independent sentence. Children whose curiosity survive are invited to join our university. ये थोड़ा सा उसको इंट्रोड्यूस कह रहा है कि चिल्ड्रन हुज क्यूरियोसिटी सर्वाइव्स पेरेंटल डिसिप्लिन आर इन्वाइटेड टू ज्वाइन ओवर यूनिवर्सिटी. आई गेस बैकग्राउंड मिसिंग है कि कौन सर्वाइव कर रहा है उस क्यूरियोसिटी से. तो दिस कांट बी एन इंडिपेंडेंट, कैन नॉट कम ऑन इट्स ओन, इट रिक्वायर्स मोर इन्फॉर्मेशन. We are left with 2 options. Either it's going to be this one: parents do their best to extinguish curiosity in their children because it makes life difficult to be faced every day with a string of unanswerable questions about what makes fire hot or why grass grows. ठीक है. The world dismisses curiosity by calling it idle or mere idle curiosity, even though curious persons are seldom idle. I think this one is a bit more generic. It is like sort of a kind of a statement which is starting granular. This, however, is focusing on specific part that how parents
add more fire to this, but the starting point is this. So this sentence is going to be the first one. We're going to call it first. This is an independent sentence. हमारा जो fourth sentence होगा, that is our independent sentence. Okay, now let me erase this. Now we have selected our independent sentence. This is our independent sentence. अब इसकी ending, even though curious persons are seldom idle. जो लोग curious होते हैं वो फारिग नहीं होते, वो वेले नहीं होते, इनफैक्ट दे आर थिंकर्स. अब हमने इसके स्टार्ट से मिलाना है. विद इन द यूनिवर्सिटी दे गो ऑन, ये नहीं आ सकता, अलग बात हो रही है. इन द आइज ऑफ अ स्कॉलर दैट सिंपली इज व्हाट मेन यूनिवर्सिटी इज फॉर, नहीं आ सकता, नहीं मैच कर रहा. चिल्ड्रन हुज क्यूरियोसिटी सर्वाइव्स, पेरेंट डिसिप्लिन. अब यहाँ पे पेरेंटल डिसिप्लिन का थोड़ा सा जिक्र है, यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है. सो आई बिलीव दिस इज द कनेक्शन हेयर. और इसके बाद फर्स्ट वाला आएगा. देखो कैसे. अब इसमें क्या कह रहा है कि जी even though curious persons are seldom idle, parents do their best to extinguish curiosity. और इस पर मज़ीद जो माँ बाप हैं वो भी बच्चे की क्यूरियोसिटी को तबाह कर देते हैं ताकि उनको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन से डील ना करना पड़े. तो ये कहीं ना कहीं उसके साथ जाके कनेक्ट हो रहा है. तो दैट इज़ आई मीन इज़ गोइंग टू बी द सेकेंड वन. और यहाँ पर हमारे पास इट विल बी 3. और उसके बाद इस चीज़ के अंदर चूँकि पेरेंटल डिसिप्लिन का जिक्र है और इसमें भी हमारे पेरेंट्स के ऊपर हाईलाइट किया गया है, इट हैज़ अ कनेक्शन. सो दिस इज़ गोइंग टू बी द थर्ड वन एंड हियर विल हैव 1. अब देखो, चिल्ड्रन हुज क्यूरियोसिटी सर्वाइव्स पेरेंटल डिसिप्लिन आर इनवाइटेड टू ज्वाइन ओवर यूनिवर्सिटी. उसने यूनिवर्सिटी का जिक्र करवा दिया. अब यूनिवर्सिटी की बात किस में हुई है, हमारे पास दो ऑप्शन हैं. इन द आइज ऑफ द स्कॉलर, विद इन दीज यूनिवर्सिटीज़, यहीं से स्टार्ट हो रहा है. तो नेचुरली योर फिफ्थ इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट सेंटेंस. दिस इज़ गोइंग टू बी द फोर्थ वन एंड वी आर लेफ्ट विद this one, in the eyes of a scholar, and again 2 is going to be the next thing. Now with practice this will not be a difficult process for you because अभी हम उसको थोड़ा सा स्लो कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, मैच कर रहे हैं. बट जब आप इससे ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, you will just look at certain keywords like this was a bit of a detailed about it and then it was expanding on the parental discipline. The children whose curiosity, देखो मैं एक बड़ा एलिमेंट समझा दूँ कि यहाँ पर उन्होंने बताया था कि किस तरह से पेरेंट्स तबाह करते हैं उसको. और इस सेंटेंस में बता रहे थे कि जो बच जाते हैं, जो पेरेंट्स तबाह नहीं कर पाते, उनको उनकी यूनिवर्सिटी तबाह कर देती है. तो उससे अगली बात है ना, अगर नेचुरली भी सोचो, उसको उर्दू में थोड़ा सा कन्वर्ट करके भी तुम लोग देख लो, तो आई होप somehow it will help, but not in all the cases, of course. Sometimes it's really tricky, but these are the only two things that you can follow if you want to correct your reorder paragraphs. And you see, I always go through certain type of steps. कि first I will identify the independent, सारे माइनस करके, उसके बाद जब मैंने इंडिपेंडेंट को साइड में कर दिया, फिर उसकी एंडिंग से नेक्स्ट की स्टार्ट, और फिर उसके एंडिंग से उसका नेक्स्ट का स्टार्ट. सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट ऑफ विद द रियल थिंग. आई स्टार्ट ऑफ with a positive start, I mean with the actual independent sentence, and that is something that you need to practice. And you can use any AI application for that, jahan se bhi aap prepare kar rahe ho. And this is how you do reorder paragraph. I hope this video was helpful. If it is, share it with your friends, subscribe, click the bell icon so you should not be missing out such kind of videos, because you have to prepare for your test. And if you want to know more about IELTS, PT, Language Cert, Oxford, or any other English language test, you can reach out to Edify Group of Companies. Thank you so much for watching the video. This is Ahmed Raza signing off.